होता है रोस्टिंग। तो जब भी कभी, जैसे हमने जिंक का एग्जांपल लिया था, तो जब भी कभी हमारे पास कार्बोनेट ओर है तो हम कैल्सिनेशन करते हैं, और अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है, यानी कि अगर जिंक सल्फाइड मिल रहा है तो रोस्टिंग करेंगे, जिंक कार्बोनेट मिल रहा है तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंक कार्बोनेट को गर्म करना, हीट करना, स्ट्रांगली हीट करना। और रोस्टिंग का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म करना। दोनों ही केसेस में हमको मिल जाता है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल करना है। रिडक्शन करने का मतलब ये तो होता है या तो हाइड्रोजन ऐड करना या ऑक्सीजन रिमूव करना, तो हमें उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करना है। ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर ले रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या है? द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल by using aluminium powder as a reducing agent is called a thermite reaction or thermite process. Aluminium reduces iron oxide to produce iron metal with the evolution of lot of heat. Due to this heat, iron metal is produced in the molten state. तो इस हीट की वजह से आयरन जो है वो अपनी पिघली हुई स्टेट में ही हमको मिलता है। तो ज़रा देखिएगा कि अगर हम Fe2O3 में से हमें ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो हम इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, क्या बन जाएगा Al2O3, और यहाँ मिलेगा हमको आयरन। आयरन मिलेगा अपनी मॉल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और साथ में Al2O3 प्लस लॉट ऑफ हीट मिलती है। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए आयरन का इधर 2 है, इधर 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन का इधर 3 है, इधर भी 3 है, और एल्यूमिनियम का इधर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, पेज नंबर 50 पर आ जाइए। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमने मर्करी ले लेना है और कॉपर ले लेना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझ जाएंगे आसानी से। यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी में, मर्करी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो सल्फाइड ओर है ना, तो सल्फाइड है, तो यानी कि जैसे जिंक सल्फाइड था तो उसका क्या करा था, रोस्टिंग करी थी, तो उसको हीट करा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो जैसे HgS है, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, तो इसमें है मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो HgS है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2। और फिर इसका क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। किसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को भी हीट अप करना इज कॉल्ड रोस्टिंग। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं।
तो भाई आवाज़ आ रही है? अथर्व, लक्ष्य, नव्या, आवाज़ बताइए आ रही है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है। HGS और इसमें ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड HGO मिल जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर Hg का एक एटम है, इधर भी Hg के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एक ही एटम। सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के इधर 3 है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 1 2 ज़ा 2 और 2 2 + 2 4 और इधर 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से तो मर्क्यूरी जो है, मरकरी का हमको मर्क्यूरस ऑक्साइड मिल गया। और मर्क्यूरस ऑक्साइड जब मिला है तो फिर क्या करेंगे इसका रिडक्शन? हाँ नहीं में क्या? अच्छा, यहाँ पर 2 लगाएंगे। इधर सल्फर को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। ये 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2 और 2 6 हो गए तो इधर 2 लगाना हो गई। Now when this mercury second oxide is heated to about 300 डिग्री सेल्सियस, it decomposes to form mercury metal। तो हमें क्या करना होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इनमें जब इनका ऑक्साइड मिल जाता है तो इनके ऑक्साइड को किसी के साथ रिड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गर्म कर दीजिए। तो हमने क्या करा कि इसको गर्म कर दिया, HGO को। HGO कितना मिला है, क्वांटिटी 2 है, ट्वाइस ऑफ HGO। उसको हीट करना है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस तो Hg मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बस। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद देखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको मरकरी वाले में कि सबसे पहले तो रोस्टिंग करा दी, रोस्टिंग का तो नॉर्मल प्रोसीजर है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर जो इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन में हमको कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस HGO को आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देना है। HG अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा जी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर तो ये भी लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है। कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। इसके सल्फाइड ओर को सिंपली आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप इसको हीट कर दीजिए। तो यानी कि वही करना है आपको, कैल्सिनेशन, सॉरी रोस्टिंग। Cu2s प्लस O2 क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा CuO। ये जो है ना, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले रिएक्शन में तो कॉपर फास्ट ऑक्साइड मिलता है, Cu2O लिखना है, ये Cu2O मिलेगा। कॉपर फास्ट ऑक्साइड का मतलब यह है कि रियरली कभी कभी कॉपर 1 वैलेंसी भी शो करता है।
ठीक है ना। नहीं तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है हमें पता है, लेकिन कभी कभी वो 1 वैलेंसी भी शो करता है, तो इसको बोलते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, जिसमें वो 1 वैलेंसी शो करता है प्लस SO2। अब देखिएगा इधर कॉपर तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। नहीं, ऑक्सीजन का बिगड़ा होगा ना, इधर अगर 2 लगा देंगे इसका तो 4, ऑक्सीजन का 4 हो गया, लेकिन कॉपर का इधर 4 हो गया, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। सल्फर का 2 हो गया, सल्फर को ठीक करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन का 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। फिर जो Cu2O मिला हमको, when a good amount of Cu2s is converted into Cu2O, the supply of air for roasting is stopped, and in the absence of air, Cu2O reacts with the remaining Cu2s to form copper metal। ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके का है कि जब हमको ये लगता है कि काफ़ी अमाउंट Cu2s का काफ़ी अमाउंट Cu2O में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उसको गर्म तो होने देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहता फिर वहाँ, जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हीट होता है, तो हीट होगा तो Cu2O तो बन चुका, ठीक है, काफ़ी हद तक Cu2S Cu2O में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो Cu2O बना है वही Cu2O इस बचे हुए Cu2S के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर करेगा। तो Cu2O ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है, और हीट कर देंगे यहाँ पर। हीट करने पर आपको मिलेगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर बैलेंसिंग इसकी देखेंगे, इधर सल्फर का 1 है, इधर भी सल्फर का 1 है, इधर ऑक्सीजन का 1 2 2 है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 है, कॉपर का इधर 4 है, 2 2 4, 4 और 2 6 है, यहाँ पर 6 लगाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बैलेंस होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये Cu2 से यहाँ पर बचा हुआ जो इसी रिएक्शन में है फ्रॉम अनऑक्सीडाइज्ड वुड। अनऑक्सीडाइज्ड वुड का मतलब वो वाला वुड जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, जो बच गया है ना, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी जब हमने देखा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ Cu2s गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2O, तो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया। तो वो जो बचा हुआ Cu2s है उसी को उस बने हुए Cu2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे, कॉपर मेटल देंगे। सही है इतना? हाँ जी, पेज नंबर 51 पर आ जाइए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। Refining of metals. The metals prepared by the various reduction processes usually contain some impurities, so they are impure। जो metals हैं, जो अलग अलग रिडक्शन प्रोसेसेस से जो हमको मेटल मिलते हैं, उनमें जनरली थोड़ी बहुत impurities रह जाती हैं, ठीक है। so they are impure, इसीलिए उनको impure बोलते हैं। The process of purifying impure metals is called refining of metals। तो इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोल देते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो मेथड है उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में है a thick block of the impure metal is made anode। तो जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल हमको मालूम है कि एक मेटल उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड है। कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड है मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए हम कॉपर की बात करें कि कॉपर मेटल है, तो सिर्फ कॉपर नहीं है, कॉपर में कुछ और भी मिक्सड है। तो कॉपर के अलावा जो भी चीज़ मिक्सड है उसी को हम इम्प्योरिटी बोल देते हैं कि वो उसमें हमको नहीं चाहिए वो चीज़, वो मिक्सड है वहाँ पर। अच्छा, फिर है
तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉपर, जो मान लीजिए कॉपर है या आयरन है या सोडियम है, कोई भी मेटल है, तो हमने क्या करा, हमने उसी को एनोड बना दिया। क्यों बनाया उसको एनोड? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो मेटल है। और मेटल जो है, मेटल क्या करता है, मेटल आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही तो एनोड बोलते हैं, तो इसलिए वो एनोड हो गया। उसके बाद सेकंड है अ थिन स्ट्रिप। अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड कैथोड। फिर हम प्योर मेटल लेंगे, जैसे मान लीजिए कॉपर है, इम्प्योर है, तो उसको तो एनोड बना दिया, और थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड कैथोड। तो जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, उसको आपने कैथोड वाली जगह पर फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट लेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड। वो सॉल्ट भी किस चीज़ का लेना है, वो उसी मेटल का लेना है जो मेटल रिफाइन होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे सोडियम है, सोडियम कुछ इम्प्योरिटी के साथ मिला, तो मुझे सोडियम की रिफाइनिंग अगर करनी है, तो मैं एक ना इलेक्ट्रोलाइट लूँगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि एक ऐसा लिक्विड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, है ना, कंडक्टिंग लिक्विड, वो इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर मुझे जिस मेटल को मैं रिफाइन कर रहा हूँ, मुझे उसी मेटल का सॉल्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम को कर रहा हूँ तो मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए या सोडियम सल्फेट चाहिए। जैसे मैं कॉपर को कर रहा हूँ तो मुझे कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट ही चाहिए। मतलब उसी मेटल का, जिसको मुझे रिफाइन करना है, उसी मेटल का सॉल्ट चाहिए कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, समझ गए। अगर मैं कॉपर को रिफाइन कर रहा हूँ, कॉपर को मैंने एनोड बनाया है, तो मुझे सॉल्ट भी कॉपर का ही चाहिए, कुछ भी कॉपर का चाहिए सॉल्ट, ठीक। तो अब जब देखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, हम कॉपर की ही बात कर रहे हैं। Electrolytic refining of copper. ये है हमारे पास प्योर कॉपर। ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी जिसको एनोड बनाया गया है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे ये है प्योर कॉपर, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन। एसिडिफाइड का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट में कुछ ड्रॉप्स हमने एसिड की भी इसमें मिक्स कर दी है। क्यों कर दिया, तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, कि एसिड जो है ना, एसिड बहुत अच्छे से कंडक्शन करता है, तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट अप हो जाए, इसलिए 2-4 बूंदे उसमें हमने एसिड की मिक्स कर दी। अब देखिएगा क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस Cu2+ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड एंड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स। तो हमने जो ये CuSO4 लिया है ना, कॉपर सल्फेट, जब हमने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको,
तो क्या होगा, ये जो CuSO4 है ये टूटेगा इस तरह से, कॉपर आयन और सल्फेट आयन इस तरह से टूटेगा। तो अब ये कॉपर का जो है, ये जो कॉपर के जो आयन टूटे हैं ये क्या करेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन Cu2+ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के पास जाकर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों डिपॉजिट होंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ये कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे तो जाकर चिपकेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाकर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, एंड बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स। और फिर ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे क्यों, इलेक्ट्रॉन इस वजह से लेंगे क्योंकि Cu2+ है ना, तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुके हैं, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है कॉपर एटम बनने के लिए। आयन है अभी क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन हम तो वापस से मेटल चाहते हैं, मेटल यानी कि एटम चाहते हैं। तो क्या हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, खूब इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है ये, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए एक आयन ने, तो वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा गया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से लेने शुरू करें और वो कॉपर एटम में कन्वर्ट होना शुरू हो। कॉपर एटम मतलब कॉपर मेटल, ठीक है ना, तो उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर रिएक्शन ये हो रहा है कि ये Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए है ना, और फिर ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर एटम, Cu यानी कॉपर एटम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जी एनोड पर क्या हो रहा है। ये जो एनोड है, इस एनोड पर क्या हो रहा है, ये जो एनोड है यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ये इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है तो कॉपर ही ना, लेकिन इम्प्योर है। अब होगा क्या कि इसका जो ये कॉपर का पूरा एटम है यानी कि मेटल है, इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे शुरू हो चुका है, तो इसमें से हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बचेगा क्या, कॉपर आयन। कॉपर आयन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएगा, ये आ गया कॉपर आयन, इसको डिप कर रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में। तो कॉपर आयन जब इसमें से टूटा तो टूट कर जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट में ये नेगेटिव टर्मिनल है, फटाफट से ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए भाई, इसमें से टूटा तो आप कहेंगे टूट कर इस पर ही क्यों नहीं चिपकता, इस पर इस वजह से नहीं चिपकता क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, और कॉपर आयन जैसे ही बना तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव से तो दूर भागेगा और नेगेटिव की तरफ चिपकेगा जाकर। तो धीरे धीरे इसमें से कॉपर आयन टूटते जाएंगे, टूट कर उनको एक मीडियम मिल जाएगा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस मीडियम के थ्रू वो जाकर इस प्योर कॉपर रॉड जो पहले से थी हमारे पास है ना, जो पहले से प्योर कॉपर रॉड थी, उस पर जाकर वो धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि होगा क्या कि इसमें से कॉपर निकलेगा। अब जब कॉपर निकला, टूट कर जब कॉपर निकला, तो कॉपर के साथ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी थी, मिक्स थी, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे सिलिका हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मिक्स थी। वो जो मिक्स थिंग थी उसमें, उसका क्या होगा कि वो उसको तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं कि भाई मैं तो कॉपर के साथ ही जुड़ सकती थी, कॉपर तो मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो जो इम्प्योरिटी है वो नीचे जाकर धीरे धीरे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी ऐसे। इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी और इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड, MUD मड। तो एज द प्रोसेस गोज ऑन, इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर एंड थिनर। ये जो इम्प्योर कॉपर है ये थिनर मतलब पतला पतला होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। और जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर एक बारीक सी पतली सी प्लेट रह जाएगी, बहुत बारीक सी, ठीक है। और वो प्लेट जो है वो भी धीरे धीरे वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा तब हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास जो ये वाली जो रॉड है ये प्योर कॉपर रॉड हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉपर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। सिल्वर का भी प्योरिफिकेशन प्रोसेस ये है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे 10 प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, ठीक है। ये जो एनोड मड को कलेक्ट करने वाला है, ये जो एनोड मड का कलेक्शन प्रोसेस है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये भी कभी भी किसी भी बड़े शहर में, चाहे वो गाज़ियाबाद हो
दिल्ली का सर्राफा बाज़ार, वो सर्राफा बाज़ार जानते हैं जहाँ पर ये गोल्ड वगैरह का काम होता है, ठीक है? Yes, sir. है ना? तो वहाँ पर अगर आप कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दो चार ना मतलब दो चार के ज़्यादा भी लोग हैं, थोड़े मजदूर टाइप के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंधे पर एक वो रखकर, जो तसला होता है बड़ा सा गहरा तसला, वो तसला होगा, तीन चार अलग अलग तरीके की छन्नियाँ होती हैं, कॉटन का कपड़ा होता है, वो लेकर ना घूमते रहते हैं। और फिर क्या करेंगे, किसी भी सर्राफा बाज़ार वाले में जहाँ पर भी किसी भी बड़े ज्वेलर की दुकान होगी, उसके पास उसकी दुकान के बाहर जो नाली होगी, उसकी नाली में बैठ जाएंगे उसको तसले को लेकर, ठीक है? तो ये मत समझना कि वो कोई जमादार है, वो सब एक्चुअली लेबर का ही काम वो कर रहा है। पर वो क्या करते हैं कि वहाँ प्योरीफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, वो इस एनोड मड को इकट्ठा करते हैं, उसको छानते हैं, क्योंकि उसमें अगर जरा जरा सा बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल्स भी अगर उसको चांदी के मिलने शुरू हो गए या कॉपर के मिलने शुरू हो गए, तो वो उसको साफ़ करते हैं। वो उसको साफ़ करने के बाद वापस लाकर सुनार को ही बेच देते हैं कि लो जी। क्योंकि जो सुनार है, जो गोल्ड की दुकान पर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ये मैं इसके चक्कर में मैं नाली में थोड़ी घुसूँगा, है ना? वो कितना प्योरीफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, ठीक है ना? तो वो जो लॉस है, उस लॉस को रिकवर करने का काम वो लोग करते हैं। तो हर बड़ा जो भी मार्केट है जहाँ पर गोल्ड की ही लाइन से, आपने देखा होगा सर्राफा बाज़ार का मतलब ही है कि जहाँ पर गोल्ड की दुकानें होती हैं लाइन से, तो वहाँ पर ये काम लोग करते रहते हैं। जब मैं छोटा था मुझे भी नहीं पता था, ये पता नहीं क्या है, मैं सोचता था नाली साफ़ करने वाले हैं, है ना? पर मैं सोचता था झाड़ू वाड़ू तो है नहीं इनके पास। मैंने पूछ लिया एक बार पापा से, तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा फिर बड़ा हुआ, तब आया फिर दिमाग में, मैंने कहा पापा ये बता रहे थे आप, तब उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे होता है। जो इसकी रिफाइनिंग होती है गोल्ड की, तो उसमें कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी 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 जो परत है वो उतर जाती है, और वो इतने कोई समझेगा उतने वो जो उनका पूरा वो सिंक है जिसमें वो सफाई वगैरह करते हैं, फिर वो बहकर निकल जाता है। तो अगर उसको कलेक्ट करने का काम ये लोग करते हैं और फिर वापस लाकर उनको दे देते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए जी आगे चलते हैं। द मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव, और मेटालिक इम्प्योरिटीज की बात कर रहा हूँ किसी की, ये जो एनोड मड की इम्प्योरिटीज कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। नाउ द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड रिमेन देयर। अगर मान लीजिए कॉपर में कुछ आयरन मिक्स था, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसी सॉल्यूशन में चला जाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा नीचे जाकर, ठीक है? ऑन द अदर हैंड द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत कहीं गोल्ड मिक्स है, कहीं थोड़ा बहुत सिल्वर मिक्स है, कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सेल बिलो द एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड। सुन लिया, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड। एनोड मड कचरा होता है एक तरह से, मिट्टी होती है, तो उसमें से ढूंढने का काम वो लेबर करती है। वो ढूंढते हैं कि थोड़ा 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 सोना मिल जाए या थोड़ी चांदी मिल जाए, तो वो मिल जाती है। तो पता ही है आपको कि काफ़ी मतलब कीमती वो है, ठीक है? तो उस चीज़ को भी रिकवर करा जाता है, ठीक? अच्छा जी, तो ये मेटलर्जी वाला पोर्शन जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ही पोर्शन इसमें बचा हुआ है, अभी करते हैं, चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। और अगर ये मीटिंग लक्ष्य अथर्व और नव्या, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग सेम आईडी पासवर्ड जो ग्रुप पर है उससे रिज्वाइन कर लेना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। पेपर ठीक हो गया तुम्हारा? अब कब है? अच्छा पेपर खत्म। ये चिल मार रहे हैं वहाँ और सिद्धांत, हमारा हिंदी का बचा है। उनका क्या? अच्छा तुम्हारे पास तो संस्कृत है ना, तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो? अभी आ रहा है।
सर हाँ बोलो। सर मैंने एक मैच पढ़ा पर आप देखो कोई बताओ। In triangle PQR, right angle at Q, QR is equal to 3 सेंटीमीटर। और आगे क्या दे रखा है, PR माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, देख लीजिए जरा। तो इसमें दे रखा है ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल है PQR, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं PR माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेट PQ इज इक्वल टू x। हमको कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन आर, कॉस आर एंड टेन आर। जब इसको थीटा ले लिया है, PR माइनस x इज इक्वल टू 1, PR इज इक्वल टू हो गया x प्लस 1। PR तो हो गया x प्लस 1, और जो PQ है वो हो गया x। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा कर मेरे को x निकालना है, और फिर उसके बाद मैं आराम से साइन आर, कॉस आर और टेन आर निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हमारी पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है, x प्लस 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है, x का स्क्वायर, QR कितना है, QR है 3 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर से x स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 2x, और 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 1 अंदर जाएगा माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू 4 है, therefore PQ is equal to 4 सेंटीमीटर, और PR is equal to 4 plus 1 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपॉन PR। PQ 4, PR 5, cos r is equal to base upon hypotenuse, तो QR अपॉन PR, तो 3 अपॉन 5, और tan r is equal to perpendicular upon base, PQ upon QR।
एक्स और क्यू आर है तो एक्स सॉरी पी क्यू एक्स है ना, तो पी क्यू की वैल्यू 4 थी ना, 4 बताओ भाई समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब एक क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 52 पर। जैसे हमने ये कंप्लीट करा ना ये मेटलर्जी वाला पोर्शन, इसका एक क्वेश्चन है। एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी चीज़ कन्वर्ट होती है? कार्बोनेट और ही तो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए whenever a metal carbonate reacts with a dilute acid, carbon dioxide is formed. Since this ore gives carbon dioxide on treatment with a dilute acid, so it is a carbonate ore. ठीक है, तो dilute acid के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा तो कार्बोनेट ore हो गया पहली चीज़। अब वो जो कार्बोनेट ore है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन होगा, तो मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करा तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड को आपने कार्बन सल्फर या एल्यूमिनियम यूज़ करके या आपने मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके आपने उसको रिड्यूस करा दिया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, तो मेटल मिल जाएगा उससे। तो मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो मेटल मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। ठीक है जी, ये वाला तो खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन। कोरोजन में देखिएगा क्या है पेज नंबर 53 पर। The heating up of metals by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion. अगर किसी मेटल को एयर, मॉइस्चर या कोई भी केमिकल जैसे कि एसिड वो उसको खा जाए, उसको खराब कर, उसकी सरफेस को खराब कर दे, ठीक है, उस पर अलग अलग मतलब जगह से छेद हो जाए उस पूरे मेटल पर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या था? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का अगर कोरोजन हो जाता है तो आयरन खराब हो जाता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। When an iron object is left in damp air or water, जब किसी आयरन के टुकड़े को हम डैम्प एयर यानी कि मॉइस्ट एयर में या वाटर में रख देते हैं फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ टाइम के लिए, इट गेट्स कन्वर्टेड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो वो क्या होता है कि इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वो उस पर डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम रस्ट बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। या तो एयर की वजह से होता है या वाटर या मॉइस्चर की वजह से होता है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने चौथा पूरा लिखा ही नहीं है, 3 बहुत हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, आयरन के ऊपर पेंट कर दो तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। बाई डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। अगर आप उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा दें तब भी वो डायरेक्ट उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तो तब भी रस्टिंग से बचाव हो सकता है। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। कि अगर एक पतली सी लेयर जिंक मेटल की दूसरे मेटल्स के ऊपर, खासतौर पर आयरन के ऊपर अगर डिपॉजिट कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यही प्रोसेस, इसी से हम कहते हैं कि अलॉयज बनते हैं, अलॉयज। ठीक है, बस 3 रीजन से बहुत हैं, 3 मेथड्स हैं प्रिवेंशन के। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगला बता दीजिएगा जी कौन सा करना है। ठीक है, आज इतना ही।